नाजरीन, हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं माहौलियात पर मबनी हमारा प्रोग्राम माहौलियात और हम, जिसके तहत हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे मौजू से जिसका सीधा ताल्लुक आपकी और हमारी ज़िंदगी से जुड़ा होता है। इसी सिलसिले की कड़ी में आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ही मौजू। नाजरीन, बायोमेडिकल वेस्ट कितना ख़तरनाक है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसा मौजू है जिसकी मौजूदा वक्त में हमारे मुल्क के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक चैलेंज बन चुका है। आखिर ये बायोमेडिकल वेस्ट क्या है और कैसे ये हमारी जिंदगियों से जुड़ा है? अगर वक्त रहते इस कचरे को सही से निपटाया ना जाए तो इसके हमारी जिंदगी और हमारे आसपास के माहौलियात पर क्या खतरनाक असरात पड़ सकते हैं? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए हम आपको लिए चलते हैं अपने स्टूडियो, जहां मौजूद एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट कितना खतरनाक है और वक्त पर इसको ठिकाने लगाना हमारे लिए कितना जरूरी है। आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आप सभी का हमारे ख़ास प्रोग्राम माहौलियात और हम में। जैसे कि आप जानते हैं, माहौलियात और हम में हम ऐसे मौजू आपके लेकर आते हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक़ आपसे है, हमसे है और पूरी दुनिया से है। आज इस प्रोग्राम में जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वो है बायो वेस्ट मैनेजमेंट और इससे जुड़े ख़तरात के बारे में। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में ख़ास मेहमान, आइए सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मालिनी कपूर, आप प्रोफेसर हैं माइक्रोबायोलॉजी सफदरजंग हॉस्पिटल में। मैम, खैर मकदम में आपका बहुत बहुत हम कहेंगे इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। और हमारे साथ हैं जनाब बी विनोद बाबू, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। सर, आपका भी खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। तो हम अगर आज जैसा कि जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है बायोमेडिकल वेस्ट, इसके ताल्लुक़ से अगर बात की जाए तो सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट आखिर है क्या? बायोमेडिकल वेस्ट वह वेस्ट है जो जनरेट होता है किसी भी मरीज़ के डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, ओवरऑल मैनेजमेंट में। और इसमें इसका एम्बिट जो है बायोमेडिकल वेस्ट का वो बढ़ गया है बिकॉज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। इसमें जो स्कूल हेल्थ रूम्स होते हैं या वैक्सीनेशन कैंप्स हैं या आयुष के जितने भी सेंटर्स हैं, मतलब कि आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन के जितने भी सेंटर्स हैं, या हमारे जहाँ पे भी बायोमेडिकल वेस्ट उत्पन्न हो रहा है वो बायोमेडिकल वेस्ट के कैटेगरीज में आता है। जी सर, ये जो हम बात कर रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट की, इसको डिस्पोज ऑफ करने की जब बात आती है तो उसके लिए कुछ बैग्स और कंटेनर अलग तरह के होते हैं? हाँ मैडम, ज़रूर मैडम। इसमें 4 तरह की कलर कोडिंग दिया गया है बायोमेडिकल वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए। जी, हम बायोमेडिकल वेस्ट को इसलिए सेग्रीगेट करते हैं, इसका प्रबंधन मैनेजमेंट भी अलग तरीके से हो। अगर इसमें सबसे अब देखा जाएगा सबसे खतरनाक वेस्ट है इन्फेक्शियस वेस्ट। इन्फेक्शियस वेस्ट को हम येलो कलर की बैगों में, कंटेनरों में डालते हैं। दूसरी तरह की वेस्ट है रिसाइक्लेबल वेस्ट। इसमें भी इन्फेक्शन का पोटेंशियल है, उसको हम रेड कलर बैग्स में डालते हैं। बाकी 2 तरह का है, एक तो ब्लू कलर का है, वो ग्लास जाते हैं उसमें, ब्रोकन ग्लास वगैरह। और वाइट कलर की कोडिंग का वेस्ट है, दैट इज़ शार्प्स, माने नीडल्स, ब्लेड्स, कटर्स, ये और इम्प्लांट्स, मेटालिक इम्प्लांट्स, ये सब इसमें जाते हैं। इसको कलेक्ट करने के लिए मान लीजिए येलो कलर वेस्ट, येलो कलर वेस्ट में हम देखा जाए तो एनाटॉमिकल वेस्ट, जो बॉडी पार्ट्स हैं, सर्जरी में निकाला गया हो, वुंड का ड्रेसिंग हो, सॉइल्ड वेस्ट बोलते हैं, इस तरह के वेस्ट है जिसमें ज़्यादा इन्फेक्शन का चांसेस हो, ये वेस्ट येलो कलर वेस्ट बोला जाता है। इसको बैग्स में डाल के येलो कलर कंटेनर में स्टोर करते हैं, वहाँ से डिस्पोजल के लिए जाता है। सिमिलरली रेड कैटेगरी वेस्ट में इसमें प्लास्टिक से ज़्यादा होते हैं, ट्यूब्स, प्लास्टिक बैग्स वगैरह, इस और सिरेंजेस, प्लास्टिक सिरेंजेस। इसको हम डिसइंफेक्ट करें, उसके बाद उसको हम रिसाइकिल करने का प्रावधान है। भारत देश ऐसा ही एक मुल्क है जिसमें हमने बायोमेडिकल वेस्ट का, रेड कैटेगरी वेस्ट को हमने रिसाइकिल करने का प्रावधान दिया गया है रूल में। इससे क्या होता है कि हम रिसाइकिल करने से हमारा जो रिसाइकिल प्रोडक्ट का जो रिसोर्स कंजर्वेशन भी होता है और फ़ायदा भी है, इसका इंडस्ट्री भी अलग से चलता है। इससे पहले क्या होता था, जो रेगुलेशन नहीं होता था, सो सिरेंजेस बाहर जाता था हॉस्पिटल से, वो बहुत खतरनाक चीज़ है। तो अगर हम इस रूल्स की तरह सिरेंजेस वगैरह सेग्रीगेट करा के हम ट्रीटमेंट प्लांट में भेजते हैं, कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ बोलते हैं, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, वहाँ पे उसको स्टेरिलाइज करके उसके बाद शेड करके
रीयूज ना हो, उसके बाद ये रिसाइकलिंग प्लास्टिक रिसाइकलिंग कंपनी को भेजते हैं, वहाँ से दोबारा प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनते हैं जी। इसके बाकी जो है शार्प वेस्ट है उसको हम शेड करके इसको हम पिट में डाल कंक्रीट पिट में डाल सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी है मेटल वेस्ट, इसको फाउंड्रीज में भी दे सकते हैं। ग्लास वेस्ट को अगेन उसको स्टेरिलाइज करके ग्लास इंडस्ट्री को रिसाइकलिंग में दे सकते हैं। इस तरीके से हम 4 प्रबंधन किया गया है। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि इसकी बाकायदा कोई ट्रेनिंग होती है? हाँ, इस रूल्स के हिसाब से जो बायोमेडिकल वेस्ट प्रिंसिपल रूल्स हैं 2016 के, उनके हिसाब से जब एक कोई एम्प्लॉय एक हॉस्पिटल ज्वाइन करता है तो एट द टाइम ऑफ इंडक्शन एंड वंस अ ईयर देयर आफ्टर ट्रेनिंग कंपल्सरी है। तो ये एक रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो साल के साल चलता रहता है। इसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस और सैनिटेशन वर्कर्स या जो भी हेल्थ केयर वर्कर है जो एक बायोमेडिकल वेस्ट के कांटेक्ट में आता है तो उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। जैसे आज का ये हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है, दिस इज़ फॉर मासेस, तो एक ट्रेनिंग इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। वो एक हॉरिजॉन्टल वे में भी होता है और वर्टिकल वे में भी चलता है। और जैसे जो हमारी एनुअल रिपोर्ट है बायोमेडिकल वेस्ट की, वो हम अपने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देते हैं। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देता है। तो उसमें भी ट्रेनिंग के जो हमारे नंबर ऑफ ट्रेनिंग कंडक्टेड, नंबर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स कितने कितने ट्रेन हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, कितने इंडक्शन में ट्रेन हुए हैं, इनका रेगुलर डेटा जो जाता है एनुअल रिपोर्ट में भी जाता है। हम मंथली भी भेजते हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। तो मोटे तौर पर अगर समझना चाहें तो एक दिन में कितना बायोमेडिकल वेस्ट निकल आता है? हमारे देश में कुल 6008 टन प्रतिदिन बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रही है। उसमें कम से कम 540 टन तक ये सही से ढंग से कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट और कैप्टिव वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज में एनवायरमेंटली सेफ मैनर में उसका डिस्पोजल, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल हो रही है। थोड़ा गैप्स है, इसके ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटीज, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काम कर रहे हैं क्योंकि 100% ट्रीट होना है। थोड़ा सा गैप है, वो हम रिड्यूस करने का भी रेगुलेटर में प्रयास कर रहे हैं। अगर हम माहौलियात की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, उसके लिए भी और इंसानी सेहत के लिए, मतलब हेल्थ के लिहाज से भी कितना हार्मफुल है अगर हम कहते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट प्रॉपर ना हो? बायोमेडिकल वेस्ट का अगर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता है तो इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, अदर इन्फेक्शियस डिजीज, साइटोटॉक्सिक वेस्ट से हमें कैंसर हो सकता है, जन्मजात बीमारियां भी हो सकती हैं। और ये एयर, लैंड, वाटर पोल्यूशन करता है एक ही कॉम या जनरेशन के लिए नहीं, बल्कि आने वाली 10 नस्लों के लिए, जिसको कहते हैं। एंड एक एनवायरनमेंट अगर हमारा बायोमेडिकल अनसेफ बायोमेडिकल वेस्ट की वजह से प्रभावित होता है तो ये ऐसे हार्मफुल चीज़ें जैसे मर्करी है या हेवी मेटल्स हैं, ये हमारे फूड चेन में भी आती हैं। कानून भी हमारे पास है, ये हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये तो उस स्टेज पे है जब हमें लगे कि चीज़ें प्रॉपर हो रही कि नहीं हो रही हैं। बट रेगुलर बेसिस पे भी हर जगह का अपना एक सिस्टम होता है, वेदर इट्स हॉस्पिटल और जो भी क्लिनिक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सब जगह का अपना इंटरनल भी एक पूरा सेटअप होता है जिसके अंदर मॉनिटरिंग होती है, रेगुलर टाइम पर चेक इंटरवल जैसे हम कहते हैं चेक वो रहता है। तो वो उस तरह से अगर हम पूछना चाहें आपसे, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जैसे जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल रूल्स 2016 के हैं, ये बड़े कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स हैं। WHO कोर प्रिंसिपल रिड्यूस, रीयूज, रिकवर, उस वाले प्रिंसिपल्स पे कई आधारित हैं। तो इसमें जो है बेडेड और नॉन बेडेड ऑक्यूपायर, मतलब उनको ऑथराइजेशन दोनों को अब लेना है, चाहे आप सिंगल डॉक्टर क्लिनिक हैं, चाहे आप बेडेड हैं या नॉन बेडेड हैं, या आप रिसर्च सेंटर हैं या एक लेबॉर्ट्री है इंडिपेंडेंट, आपको बायोमेडिकल वेस्ट का ऑथराइजेशन लेना है। एंड जो 30 बेड से ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल हैं तो उनको एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कमिटी बनानी है, एक टीम बनानी है जो भी 30 बेड से ज़्यादा है। और जो 30 बेड से छोटे हैं तो उनको किसी एक डेजिग्नेटेड बंदे को देना है कि भाई ये आप बायोमेडिकल वेस्ट देखोगे। सो जो 30 बेडेड से बड़ा हॉस्पिटल है उसको, जो उनका ऑक्यूपायर है, वो एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कमिटी बनाएगा, टीम बनाएगा। एंड उस टीम की जो ड्यूटीज़ हैं, पॉलिसी ऑफ द हॉस्पिटल एज पर द मैंडेट ऑफ द करंट रूल्स, जैसे 2016 के रूल अमेंडमेंट 18 में आ गया, उसके बाद उसी का अमेंडमेंट जो 2016 की 19 में भी आ गया। तो जो कमेटी है उसी हिसाब से, उन्हीं रूल्स के बेसिस को लेके एक बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन पॉलिसी बनाएगी उस हॉस्पिटल की। और जो पॉलिसी है वो डिसाइड करेगी कि क्या कहते हैं,
ये इस टीम का मेंबर सेक्रेटरी है, ये हमारे उसमें पॉइंट्स डिस्कस होने हैं, हमने ऐसे टीम बनानी है, कौन इंस्पेक्ट करेगा, सेग्रीगेशन है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट कौन देखेगा, फिर इक्विपमेंट एंड सप्लाईज कौन देखेगा, जो बायोमेडिकल वेस्ट के कंटेनर्स हैं, बिन्स और बैग्स हैं, वो किस स्पेसिफिकेशंस के आने चाहिए, इनकी कैसे सप्लाई होनी चाहिए, कितने इंटरवल पे, कौन मॉनिटरिंग करेगा, कौन क्लासेस लेगा उनकी। तो ये सारे पैरामीटर्स वो कमेटी डिसाइड करती है। और सारे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मोर देन 30 बेड, दे आर मैंडेटेड एज पर द रूल्स टू हैव सच कमिटीज़। और ये कमिटीज़ जो हैं, एक कई जैसे हमारा सफदरजंग हॉस्पिटल है, उसमें एक बायोमेडिकल वेस्ट का यूनिट है, जो एक पूरी प्रॉपर टीम है, डॉक्टर्स हैं, उसमें कुछ नर्सेज हैं, कुछ सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जो एक रोज़ ये हॉस्पिटल का भी राउंड लेते हैं, फिर मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स हैं। एंड जैसे हमने दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अपनी एक रिपोर्ट देनी होती है, जो डेली बेसिस पे जो रिपोर्ट तैयार होती है, उसको फिर हमने मंथली में कन्वर्ट करना होता है। एक बार कोडिंग होती है कॉमन वेस्ट साइट की, कॉमन वेस्ट साइट जहाँ पे सारा जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है, सारे वार्ड से, सारे लैब से, आईसीयू, ओटी से इकट्ठा होता है, उसको कैसे रखना है रूल्स के हिसाब से। एंड ये सब जो मॉनिटरिंग है वो टीम करती है। और ये डे टू डे बेसिस पे बार कोडिंग जब होती है वेस्ट की, तो वो एक कॉमन फैसिलिटी ऑपरेटर से भी आपका हॉस्पिटल कनेक्टेड है, और आपका हॉस्पिटल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी कनेक्टेड है। तो वो लोग भी देख रहे हैं कि कितना वेस्ट जनरेट हुआ, और कॉमन फैसिलिटी का जो व्हीकल आया वो उसको लेके एक अपने ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो है वहाँ पे गया, और उसको साइंटिफिक तरीके से कैसे वो वहाँ पे ट्रीट करके फिर आगे दे रहा है। और ये सारा जो चेकिंग है, सारे इसके एनुअल रिपोर्ट तैयार होकर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जाती है, एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को देता है। तो एक हराकी है सिस्टम की, एंड बेसिकली द पर्सन हु हैज जनरेटेड द वेस्ट इज सपोज टू सेग्रीगेट इट। मतलब अगर एक कोई सैनिटेशन वर्कर ने कोई वेस्ट जनरेट किया या एक नर्स ने किया, तो वही उसको आगे स्पेसिफिक कैटेगरी में डालेगा, और इसका सारा ये क्वांटम ऑफ वेस्ट वो कमिटी और ये सारा आगे एक सिस्टम है जो सीधा फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तक ये रिपोर्ट जाती है। इसी विषय में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ मैडम। एक तो हॉस्पिटल अंदर की मैनेजमेंट की बात हुई, सो ऐसे ही हर एक हॉस्पिटल का डिस्ट्रिक्ट में, इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, ये हॉस्पिटल प्रबंधन कैसा कर रहे हैं, इसका करने मॉनिटर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और हिज अपॉइंटी, इनके अंदर ये टाइम टू टाइम लोगों ने मीटिंग्स लेके कौन सा शॉर्ट कमिंग है डिस्ट्रिक्ट में, ये मॉनिटर करना है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी अपना रिपोर्ट स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी को देना होती है एट द अंडर द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ। सो वो मॉनिटर करेंगे पूरा स्टेट के डिस्ट्रिक्ट का अंदर मैनेजमेंट कैसा हो रही है। इनका रिपोर्ट अगेन इट गोज टू सेंट्रल लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बाय पर्यावरण मंत्रालय, ये लोग करते हैं। ये सिस्टम अभी चालू है, सो दिस इज बीइंग मॉनिटर्ड 2016 के रूल 16 से। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप बता रहे हैं कि एक सिस्टम के तहत ही सारा काम हो रहा है, इसीलिए इतने बड़े स्केल पे इसको मैनेज भी किया जा रहा है। लेकिन सर मैं इसमें ये पूछना चाहूँगी आपसे, हम कानून की बात कर रहे हैं, गाइडलाइंस की बात आई, किस तरह पूरा सिस्टम काम कर रहा है ये भी हमने समझा, लेकिन अगर कोई ठीक से अपना काम नहीं कर रहा है, कानून का जो है पालन नहीं हो रहा है, उस केस में क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं? इसमें भी काफ़ी काम हुआ है मैडम। अब देखा जाए पिछले 2017-18 में 24,000 वायलेशंस पाया गया है देश भर में। 24,000 वायलेशन। इसका नोटिस स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हॉस्पिटल्स को दिए गए हैं, क्योंकि ऑथराइजेशन नहीं लेते हैं, वेस्ट कॉमन फैसिलिटी को नहीं बेचते हैं, इस तरह का अगर सेग्रीगेशन ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसके वजह से उनको नोटिस दिया जाता है, उसके बाद कार्यवाही हम दे सकते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी, हम लोग भी रैंडम इंस्पेक्शन करते हैं, कभी कभी ये कॉमन फैसिलिटी में इंस्पेक्शन कर दिया। ऐसे हमने 22 कॉमन फैसिलिटीज़ को हमने सेक्शन 5 ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसके हम डायरेक्शंस दिए हैं। इसमें 2 तरह के डायरेक्शंस होते हैं, इतना टाइम में ये काम करो, अगर नहीं हुआ तो हमारे पास 2 प्रावधान है। एक तो है प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 15 ऑफ ईपी एक्ट, और एक नया चीज़ ये भी आया है एनवायरमेंटल कंपेंसेशन चार्जेस। हमने अभी हम लोगों ने कुछ कॉमन फैसिलिटीज़ के ऊपर एनवायरमेंटल कंपेंसेशन चार्जेस किए हैं। जिस टाइम से वो नॉन कंप्लाई किया, उस टाइम से पर डे इतना पेनल्टी देना है टिल द टाइम दे कंप्लाई। ये प्रावधान भी हमने शुरू किया है। ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन्होंने एक आदेश जारी किया है। इसी आदेश के अनुसार हम लोगों ने एनवायरमेंटल कंपेंसेशन चार्जेस लागू करना चालू किया। इसकी वजह से काफ़ी सतर्क हो गई हैं ये कॉमन फैसिलिटीज, दे आर वेरी स्कैर्ड कि हम वायलेट ना करें, वो भी दायरे के अंदर, नियमों के अंदर वो काम करें। ये एक नया चीज़
अवेयरनेस पैदा हुई है। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आई कि कानून के दायरे में रह के काम हो तो ही बेहतर है, वरना नुकसान और खमियाजा भी उठाना पड़ सकता है। मैम, इसका दूसरा एंगल भी तो हो सकता है कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो उनको सराहा भी जाता है, रिवॉर्ड भी दिया जाता है। आपको, आई थिंक आपका एक्सपीरियंस पर्सनली इसमें कुछ जुड़ा हुआ है, क्योंकि सफदरजंग में शायद ऐसा हो चुका है। ये जैसे जैसे जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप कैंपेन स्वच्छ भारत की जो है, ये उसके अंडर जैसे कायाकल्प का अवार्ड है। तो जो हॉस्पिटल्स, इसमें सारे हॉस्पिटल्स शामिल हैं, जैसे टर्शरी केयर सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट जो हमारे PHCs होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, तो इनमें जो वेस्ट मैनेजमेंट, चाहे वो बायोमेडिकल वेस्ट की है या सॉलिड वेस्ट की है या हैज़र्डस वेस्ट की है या क्लीनिनेस जिसको कह लो, हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल अपकीप कह लो, हाइजीन कह लो, तो इसके कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं, चेकलिस्ट है। ये कायाकल्प एक अवार्ड होता है, तो कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को जो बड़े टर्शरी केयर्स हैं, तो उनकी एक पहले टीम आती है, उसको कहते हैं कि एक सेल्फ असेसमेंट देते हैं, एक पीयर ग्रुप असेसमेंट करता है, फिर पीयर ग्रुप के बाद एक एक्सपर्ट टीम आती है, वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को करती है। फिर ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स भी इस स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड हैं। तो जैसे जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है, फर्स्ट प्राइज़ अगर लेता है तो 2 करोड़ का, फिर ऐसे 1 करोड़, फिर 50 लाख का। तो ये गवर्नमेंट जो है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल है, जो ये अवार्ड स्कीम के अंडर। तो एंड आगे जब ये हॉस्पिटल को आगे पैसा मिलता है, वो फिर आगे अपने एम्प्लॉयज़ पे या हॉस्पिटल को और सुधारने के लिए, उसके अपकीप को और अच्छा करने के लिए यूज़ करते हैं। राइट सर, ये जैसे कि बात हो रही है, आज हम बात कर रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में, आपको लगता है कि अवेयरनेस जो है वाकई लोगों तक बात पहुंच रही है? अभी भी बहुत से लोग ऐसे इनको इसके बारे में मालूम ही नहीं कि बेसिकली ये है क्या। अब देखा जाएगा तो ये पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल्स की है। मोस्टली बायोमेडिकल वेस्ट, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मैनेजमेंट हॉस्पिटल करते हैं। हॉस्पिटल को सिखाने के लिए बहुत कम समय चाहिए, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, चलाते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए कोई टाइम नहीं लगता। सो ये सिंस रेगुलेशन इज डील्ड विथ बिजनेस, मीन्स इट इज हॉस्पिटल इज ए बिजनेस, सो ये लोग तुरंत समझते हैं उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होती। प्रॉब्लम ये होगी कि बायोमेडिकल वेस्ट अगर जनरेट होती है घरों में, तो हाउस होल्ड्स में, कमर्शियल एरियाज़ में, वहाँ पे आपको ज़्यादा अवेयरनेस देने की ज़रूरत होगी। सो इसमें भी आप जानने में इच्छुक होंगे कि घरों में भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होती है। सो घरेलू बायोमेडिकल वेस्ट को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में इसको एक कैटेगरीज दिया गया है। सो घर का जो कचरा आता है, उसमें एक डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट बोलते हैं, डोमेस्टिक बायोमेडिकल वेस्ट, वो भी हजार्डस, डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट श्रेणी में आती है। सो इसमें यह आता है कि जब हमारा घर में यूज़ किया इंसुलिन सिरेंज हो, मेडिसिन, एक्सपायर्ड मेडिसिन हो, ये सब उसमें अलग से हमको एक जगह रखना है। रख के जो नगर पालिका जो कचरा कलेक्ट करने के आते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन, काफ़ी शहरों में डोर टू डोर कलेक्शन चालू हो चुका है। सो ये भी स्वच्छ भारत, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, इसका साथ साथ हमारा स्वच्छ भारत अभियान भी आई है। सो इसमें घरों से वेस्ट जब कचरा हो रही है, उसमें 2 तरह का कचरा निकालते हैं घरों से, गीला कचरा और सूखा कचरा, आप सुने होंगे। सो इसके साथ साथ कुछ शहरों में तीसरा कचरे का डिब्बा भी देते हैं। जब घर के पास आता है गीला कचरा, सूखा कचरा, सामने और एक बिन होती है, इसमें डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट हम अलग से डाल सकते हैं। कुछ शहरों में जैसा ये इंदौर में ऐसा वेस्ट सेपरेटली एक ऐसा कलेक्ट किया जा रहा है। ये वेस्ट नगर पालिका ये कलेक्शन सेंटर, मटेरियल रिकवरी और कलेक्शन सेंटर में लेकर आते हैं, वहाँ से ये कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट में डिस्पोजल किया जाता है। ये सबसे बढ़िया तरीका है करने का। काफ़ी सिटियों को, शहरों को इसके अंदर आना है, अभी इम्प्लीमेंट करना बाकी है। हमारा पास रूल्स गाइडलाइंस रही है, अभी शुरुआत तो अभी हुआ है। तो ये शुरुआत तो हो गई है। बिल्कुल सही बात है, शुरुआत होगी तो आगे भी जरूर लोग इसके बारे में, हर एक नागरिक को यह वाला चीज बहुत जाननी होगी कि ये डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट को हम बाकी कचरे से ना मिक्स करें। लेकिन लोकल अथॉरिटीज, नगर पालिका को भी ये जिम्मेदारी है कि ये जाने बायोमेडिकल वेस्ट को सेपरेट करने के लिए, कलेक्शन करने के भी प्रबंधन देने का जरूरी है। जी
मैम जैसे सर ने कहा कि अब घरों में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि इस तरह का जो बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, तो वहाँ की लोकल बॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट तो हमने समझ लिया, लेकिन हाउस होल्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो घरों में क्या लोगों को वाकई इसके बारे में मालूमात है कि उनको अलग करना चाहिए, और ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है अगर वो इस बात को ना समझे कि किस तरह से अगर वो बाकी इसको कूड़े के साथ मिला देते हैं तो ये कितना सेहत के लिए, माहौल के लिए, पूरे माहौलियात के लिए मतलब कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है? ये जैसे जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, जो हॉस्पिटल में होते हैं, उनको तो इसकी अवेयरनेस है, बट फॉर मासेस जो पब्लिक अवेयरनेस जो रिलेटेड टू बायोमेडिकल वेस्ट, ये इसमें आप जैसे ये प्रोग्राम ले रहे हैं, मीडिया की और एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है कि मासेस में कि हाउस होल्ड बायोमेडिकल वेस्ट है वो दूसरा गीला कचरा सूखे कचरे के साथ मिक्स होके उसको भी बल्क ऑफ हैजर्डस वेस्ट बड़ा ना हो जाए, तो उसको अलग रखना, ये अवेयरनेस की हमें सख्त ज़रूरत है इस टाइम पे। और ये अब इसके अलावा जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट है जी, ये एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई वुड से फॉर दैट ऑल बायोमेडिकल, ऑल काइंड ऑफ वेस्ट, कि ये हमारी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इसके जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स है थ्रू योर मीडिया, आई वुड लाइक टू से, जैसे MCI है जो नर्सिंग करिकुलम है, जो स्कूल के करिकुलम है, इसमें जैसे 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास में एक एक चैप्टर रिलेटेड टू जनरल वेस्ट, जिसको हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं, बिकॉज बायोमेडिकल वेस्ट हॉस्पिटल में ही नहीं, हाउस होल्ड में भी है, स्कूल हेल्थ रूम में भी है, और बढ़ भी रहा है। घरों में आजकल बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट, हाँ, पैलिएटिव केयर हम ले रहे हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट है, तो ये अगर हम अपने करिकुलम में 6th 7th क्लास ऑनवर्ड्स ले आएंगे, इसकी अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, जैसे जितने भी पब्लिक मेट्रो स्टेशंस हैं, आपके रेलवे स्टेशंस हैं, उस पे ये स्क्रीन में इससे रिलेटेड प्रोग्राम हो गए। अपने जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, बच्चे हैं, उनके 6th 7th क्लास से ही अगर एक एनवायरनमेंट रिलेटेड चैप्टर, एक वेस्ट रिलेटेड चैप्टर, एक जनरल वेस्ट है हो गया, जिसमें जनरल वेस्ट भी आ गया, थोड़ा सा बायोमेडिकल वेस्ट भी आ गया, थोड़ा सा लाइक सीवेज वेस्ट जैसे होता है, सो दैट अवेयरनेस इज देयर इन द यंग माइंड। जी, बहुत सुंदर, बहुत खूब बात निकल कर आई। और वो ये कि कहा यह जाता है कि बड़े जो सफ़र हैं उनकी शुरुआत छोटे कदमों से ही हुआ करती है। हर बड़ी मंजिल को पाने के लिए पहल हमेशा छोटी हुआ करती है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने दोनों मेहमानों को, डॉक्टर मालिनी कपूर और हमारे साथ साहब बी विनोद बाबू जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए, और माहौलियात और हम में बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में आप लोगों ने इतनी ज़्यादा जानकारी और मालूमात हमें दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और नाज़रीन, इसी के साथ आपसे हम लेते हैं इजाज़त। वादा आपसे यही है कि फिर किसी न किसी मौजू पर आपसे होगी मुलाकात। जी हाँ, इसी प्रोग्राम यानी माहौलियात और हम में। तब तक के दीजिए इजाज़त। आदाब।